हे गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विजन के 22 जून की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020। तो गाइस, आपको पता होगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जो ई कॉमर्स रूल्स हैं उनको पहले भी आया था, तो अभी इनमें अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है। और ये कौन करने वाली है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कब होगी, अब हम जरा देखते हैं। जो ये रूल्स को नोटिफाई किया गया था, ई कॉमर्स रूल्स को, उनको नोटिफाई किया गया था अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसका एम यही था कि हमें क्या करना है, जो कस्टमर्स हैं उनके इंटरेस्ट को तो प्रोटेक्ट करना है और साथ में एक मार्केट में जो फ्री और फेयर कंपटीशन चलता रहे। और आपको ये पता है क्यों? क्योंकि क्या है, जो अमेजन, फ्लिपकार्ट, जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो काफ़ी कम दाम में आपको प्रोडक्ट्स डिलीवर कर देते हैं, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक मार्केट है वो कहीं ना कहीं क्या है, उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो अमेंडमेंट्स आई हैं इनका एम ये कि हमें क्या करना है, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होगी जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, उनकी ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा इंक्रीज़ करनी है। और साथ में जो रेगुलेटरी डिज़ाइन, मतलब कि जो ई कॉमर्स को जो भी डील करता है, हैंडल करता है, उस रेगुलेटरी डिज़ाइन को हमें और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है। फाइन। तो अभी आप पहले हम ये देखते हैं कि फ़िलहाल जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है उनके क्या फीचर्स हैं, फिर हम देखेंगे कि क्या अमेंडमेंट्स प्रपोज किया है। सबसे पहले देखो, ये गाइस पूछ लेते हैं कि क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर को डिफाइन किया है? नहीं। तो येस, यू शुड नो कि हाँ, इस पर्टिकुलर एक्ट में कंज्यूमर को डिफाइन किया गया एंड इट डिफाइन कंज्यूमर एज अ पर्सन जो कोई भी गुड्स को वहाँ से परचेज करता है या कोई भी सर्विस अवेल करता है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, एंड उसका पर्पज़ रीसेल का नहीं होता या फिर कमर्शियल पर्पज़ का नहीं होता, मतलब कि आप सिर्फ अपने यूज़ के लिए वहाँ से खरीदते हो। इसके अलावा हाँ, इसमें कंज्यूमर राइट्स को भी डिफाइन किया, जैसे राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग गुड्स सर्विसेज विच आर हजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। मतलब कि सिंपल बात है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे वो कोई ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बेच सकते जो आपकी लाइफ के लिए या प्रॉपर्टी के लिए डेंजरस। ऑफ कोर्स आप अल्कोहल नहीं बेच सकते, ठीक है, या फिर वो कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं उसमें आ सकते। इसके अलावा क्या है, इसमें प्रोविजन है फॉर प्रोडक्ट लायबिलिटी। मतलब कि प्रोडक्ट लायबिलिटी मतलब कि यही है कि जो भी लाइक अमेजन क्या है, आपको किसी के थ्रू जो प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है उस प्रोडक्ट की क्या लायबिलिटी है, या उस मैन्युफैक्चरर की, या सर्विस जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, या जो सेलर कर रहा है वो अगर उसका प्रोडक्ट कुछ निकला, ख़राब निकला, तो वो कंज्यूमर को लायबल होगा। और अगर उसको कुछ इंजरी होगी, ठीक है, तो उसको कंपेंसेट करेगा। मतलब अगर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज़ करने से उसको कोई इंजरी होगी, देन उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर सेलर को कंज्यूमर को कंपेंसेट करना होगा। इसके अलावा इसके अंदर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को भी एस्टेब्लिश किया गया, सो दैट हम क्या करने लगे, जो कंज्यूमर्स के राइट्स को और अच्छे वे में प्रोटेक्ट कर सके, प्रमोट कर सके और एनफोर्स कर सके। फाइन। अब हम जरा देखते हैं कि ये अमेंडमेंट्स क्या प्रपोज किया गया। सबसे पहले क्या किया, जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं अब वो फ्लैश सेल ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। नाउ दे आर नॉट अलाउड टू ऑर्गेनाइज अ फ्लैश सेल। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने बोला है कि जो कन्वेंशनल फ्लैश सेल्स हैं अब उनको बैन कर दिया। हाँ, लेकिन स्पेसिफिक फ्लैश सेल दे सकते हैं, जैसे दिवाली पे हो गया, या फिर लेकिन जो बैक टू बैक जो सेल्स होती हैं जिसकी वजह से जो कस्टमर की चॉइसेस हैं वो लिमिट हो जाती हैं, या किसी प्राइस इंक्रीज हो जाता है, या फिर वो लेवल प्लेइंग फील्ड जहाँ पे क्रिएट ना हो पा रहा, वो चीज़ों को बैन कर दिया। मतलब कि ये नहीं जब मन करे हर एक महीने बाद या हर 15 दिन बाद सेल दे दी, नो, अब ऐसा नहीं होगा। फ्लैश सेल वो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ कभी कभी वो दे सकते हैं ऑन पर्टिकुलर इवेंट। इसके अलावा मिस सेलिंग, मतलब कि ई कॉमर्स जो एंटिटीज़ हैं अगर कोई गुड्स और सर्विसेज ऐसे सेल कर रहे हैं ताकि वो क्या कर रहे हैं, मतलब कि कुछ इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, मतलब कि मिस रिप्रेजेंट करेंगे या जानबूझ के नहीं दे रखे, तो उनको प्रोहिबिट किया गया। इसके अलावा मतलब सिंपल बात ये कि अब जो कंपनीज अगर आपको कोई प्रोडक्ट डिलीवर करे तो उनको उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन देना होगा कि वो किस मैन्युफैक्चरर के थ्रू, मतलब कि उन्होंने लिए है, किस सेलर के थ्रू वो आपको सेल करे, तो हर एक चीज़ उनको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। इसके अलावा हर एक जो ई कॉमर्स एंटिटी है उनको अपने साथ उनको रजिस्टर कराना होगा, किसके साथ? DPIIT, दैट इज़ द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट, सो दैट हम उस पर्टिकुलर ई कॉमर्स एंटिटी की जेन्युइननेस को एंश्योर करें कि हाँ वो जो कंपनी है वो जेन्युइन है, फ्रॉड नहीं है। इसके अलावा इसमें कंज्यूमर के डाटा को प्रोटेक्ट, क्योंकि आपने देखो अगर आप कभी भी अपना ऑर्डर करते हो तो ऑफकोर्स आपके सारा उसमें लिखा होता है कितने रुपीज़ का आपने ऑर्डर किया, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, सब कुछ देखा होता है, ठीक है। अभी देखा होगा अपने बीच में जो डोमिनोज का डाटा है वो काफ़ी ज़्यादा रिवील हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कंज्यूमर के डाटा को प्रोटेक्ट करना है। और वो कैसे करोगे कि जो ई कॉमर्स जो फर्म्स हैं उनको प्रोहिबिट करना है कि वो इन्फॉर्मेशन कोई भी किसी और कंज्यूमर को नहीं अवेलेबल करवाएंगे। फाइन। प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर डाटा बाय प्रोहिबिटिंग e-commerce firms from making available any information pertaining to consumer
टू एनी पर्सन अदर देन कंज्यूमर। मतलब कि अगर मेरी इन्फॉर्मेशन मैं मांगती हूँ तो वो मेरी इन्फॉर्मेशन मेरे को दे सकते हैं, लेकिन किसी और थर्ड पर्सन को वो नहीं दे सकते। इसके अलावा हम एक चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे हर एक ई कॉमर्स एंटिटी में, सो दैट कहीं भी अगर किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसको एड्रेस करेगा। फाइन, फॉर प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। इसके अलावा हम क्या करेंगे, एक मैकेनिज्म डेवलप करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, गुड्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा गुड किस कंट्री का ओरिजिन का, सो दैट जो चाइना जैसे यूज़ करते हैं एंटी डंपिंग, इन सब के जो प्रॉब्लम्स उनको एड्रेस कर सके टू एंश्योर फेयर अपॉर्चुनिटी टू डोमेस्टिक गुड्स। फाइन, तो आपने देखा होगा काफ़ी जो कंपनीज़ हैं, देखा होगा लाइक अगर मिंत्रा है वो मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स है वो रोडस्टर के बेचती है, तो उस पर भी हम क्या करते हैं, लाइक ये भी उनके पास होता है कि हाँ वो अपना प्लेटफॉर्म किसी एक कंपनी को 25% से ज़्यादा नहीं दे सकते, ऐसा कुछ होता है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है आर्मी नेवी और ऑन बोर्ड विथ न्यू थिएटर्स, एयरफोर्स स्टिल अनसर्टेन। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है इंटरनल सिक्योरिटी में कवर होगी। अभी क्या है, जो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने इश्यूज रेज किए हैं कि उनके जो एसेट्स हैं उनको डिवाइड किया जा रहा है, या फिर जो उनके कमांड्स या जो उनके थिएटर कमांड्स की जो लीडरशिप है उनको कहीं ना कहीं क्या डाइल्यूट किया जा रहा है, और उनकी जो चीफ्स हैं उनकी पावर को कहीं ना कहीं डाइल्यूट किया जा रहा है। फाइन, एज पर रिपोर्ट्स इंडियन एयरफोर्स हैज़ रेज्ड इशूज ओवर द डिवीजन ऑफ इट्स देयर ओन एसेट्स, nomenclature of commands, leadership of theater commands and dilution of powers and chief। तो गाइस अभी आपको पता होगा कि प्रीवियसली एक पोस्ट आई थी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो इसलिए आई थी सो दैट वो तीनों सर्विसेज को हम इंटीग्रेट कर सकें, और अगर कभी किसी को एसेट्स की ज़रूरत हो तो वो यूज़ कर सके, लाइक अगर एयरफोर्स को आर्मी का यूज़ करना तो वो कर सके एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो थिएटराइजेशन का मतलब यही है कि देखो हर एक के अपने रिसोर्सेज हैं, आर्मी के अपने रिसोर्सेज हैं, नेवी के अपने हैं, एयरफोर्स के अलग हैं। ठीक है, तो थिएटराइजेशन का मतलब क्या होता है, टू प्लेसिंग रिसोर्सेज ऑफ लैंड रिसोर्सेज, नेवल यूनिट्स एंड एविएशन एसेट्स अंडर सिंगल थिएटर कमांडर। मतलब कि इसमें क्या होगा, एक सिंगल थिएटर होगा जिसके अंदर तीनों के एसेट्स इकट्ठे रखा जाएंगे, सो दैट एफिशिएंट वे में जब जिसको यूज़ करना है वो यूज़ कर सकता है, फॉर एफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज टू मीट ऑब्जेक्टिव्स इन टूडेज हाईटेक वारफेयर। करंट जो स्ट्रक्चर है इसमें 17 डिफरेंट कमांड्स हैं, जिसमें जो 7 हैं वो आर्मी से बिलोंग है, 7 एयरफोर्स से बिलोंग है, और 3 नेवी के द्वारा बिलोंग किए जाते हैं। फाइन, अभी के जो क्रिएशन जिसका ज्वाइंट थिएटर कमांड हमने ये पढ़ा है गाइस, जो ज्वाइंट थिएटर कमांड्स अगर क्रिएट हो गया, जो कि रिकमेंड किया गया था बाय वेरियस कमेटी जैसे कारगिल रिव्यू कमेटी, नरेश चंद्र कमेटी, तो इसके अंडर क्या होगा, इसमें 3 लैंड बेस्ड कमांड्स होंगे, सो दैट हम इंडिया का जो वेस्टर्न, नॉर्थर्न और ईस्टर्न फ्रंट है उसको सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक एयर डिफेंस कमांड भी होगा और एक मैरिटाइम थिएटर कमांड भी होगा, जो अंडमान निकोबार कमांड के साथ जुड़ा होगा अंडर इट्स जुरिस्डिक्शन। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं सो दैट हम इन सबको इंटीग्रेट कर सकें, मतलब कि हम अपना आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इनको क्रिएट कर सकें। हमने ऑलरेडी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को क्रिएट किया, अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हमने क्रिएट किया एट अ ब्यूरोक्रेटिक लेवल, 2 जॉइंट कमांड स्टार्ट किया, एक अंडमान निकोबार कमांड और एक स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे कवर होगी। तो गाइस आपको पता होगा डिलिमिटेशन का काम क्या होता है, जैसे क्योंकि ये न्यू बनी थी और यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, तो ये क्या करता है, ये कॉन्स्टिट्यूंसीज को बताता है कि हाँ पर्टिकुलर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी सीट्स होंगी, ये सब डिफाइन करता है। फाइन, तो अभी क्या प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई है विद सम पॉलिटिकल लीडर्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, जिन्होंने ये बोला है कि असेंबली जो इलेक्शंस होंगे उसमें क्या शेड्यूल होगा। फाइन, अब नई असेंबली बनी है तो ऑफ कोर्स उसको भरना तो होगा ना, तो क्या शेड्यूल होगा उसके बारे में डिस्कस हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने बोला था जो इलेक्शंस होंगे वो जम्मू एंड कश्मीर में होंगे जब एक बार वहाँ की जो डीलिमिटेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए। इससे पहले जो डीलिमिटेशन कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, सो दैट वो क्या कर सके, जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड इनकी लोकसभा और असेंबली कंस्टिट्यूंसीज को रीड्रॉ करने के लिए। डीलिमिटेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 82 के अंडर कवर होता है, लेकिन स्टिल ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। फाइन, इसका काम ये कि वो क्या करता है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज की बाउंड्रीज को फिक्स करता है इन अ कंट्री और अ स्टेट जिसमें लेजिस्लेटिव बॉडी हो। फाइन, मतलब कि ये आपकी लोकसभा की सीट्स को भी करता है, बाउंड्रीज करता है, और आपकी जो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनकी भी फिक्स करता है। डिलिमिटेशन हम एक हाई पावर्ड बॉडी को असाइन करते हैं जिसका नाम होता है डिलिमिटेशन कमीशन या बाउंड्री कमीशन, और ये टेम्परेरी बॉडी है, परमानेंट नहीं है। जब हमें लगता है इसका काम है तब हम इसको कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं, अदरवाइज इसको डाइल्यूट कर देते हैं। अंडर आर्टिकल 82 पार्लियामेंट ने डिलिमिटेशन एक्ट इनेक्ट की गई है आफ्टर एवरी सेंसस एस्टेब्लिशिंग डिलिमिटेशन, क्योंकि एक्ट के अंडर ये एस्टेब्लिश हुई है, देयरफॉर इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अंडर आर्टिकल 170 स्टेट को डिवाइड करता है डिलिमिटेशन कमीशन इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी। जो डिलिमिटेशन कमीशन है इसको कॉन्स्टिट्यूट अभी तक 4 बार कर चुके हैं, 1952 में, 63, 1973 और 2002 में। ठीक है,
अब डिलिमिटेशन कमीशन का कौन हेड होगा, इसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट। और इनके जो ऑर्डर्स होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं एंड इट हैज़ अ फोर्स ऑफ लॉ, और इसको आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। फाइन। कंपोजिशन क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 मेंबर्स होते हैं फॉर ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मतलब किसी भी स्टेट के लिए अगर हम क्या कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज को फिक्स कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर स्टेट से 3 मेंबर्स होंगे। एक सर्विंग रिटायर्ड जज होगा सुप्रीम कोर्ट का एज अ चेयरपर्सन, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा या फिर कोई भी इलेक्शन कमिश्नर होगा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको नॉमिनेट करेगा, और एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। फाइन गाइज, नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं। 75 ईयर्स ऑफ UN चिल्ड्रंस फंड दैट इज़ द यूनिसेफ। तो गाइज ये जो हमारी न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगा, क्योंकि ये जो है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अभी यूनिसेफ को एस्टेब्लिश किया गया था UN के द्वारा दिसंबर 1946 में, सो दैट जो भी मतलब कि पोस्ट वार के बाद यूरोप और चाइना को जो बुरा हाल हुआ था उसमें जो एमरजेंसी नीड्स थी बच्चों की उनको हम पूरा कर सकें। 1950 में क्या किया था, इसको हमने और ज़्यादा जो इसका पावर थी उसको ब्रॉड की, सो दैट वो क्या कर सके चिल्ड्रन के साथ वुमेन की जो नीड्स होती हैं, लॉन्ग टर्म नीड्स हैं स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में, वो उनको पूरा कर सके। यूनिसेफ फिर परमानेंट बॉडी बनी UN सिस्टम की कब, 1953 में। अब जब हम देख लेते हैं यूनिसेफ किसके द्वारा चलाया जाता है, इज गाइडेड बाय द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, जिसका एम यही था कि हमें क्या करना है, जो चिल्ड्रन के राइट्स हैं उनको एस्टेब्लिश करना है बिकॉज दे आर एथिकल प्रिंसिपल्स, और हमें चिल्ड्रन के राइट्स को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ सेट करना है सो दैट हम चिल्ड्रंस को इकट्ठे लेके चल सकें। यूनिसेफ अभी तक 190 कंट्रीज से भी ज़्यादा एक्टिव है और इनके टेरिटरीज थ्रू है, मतलब कि हर एक कंट्री में इनके टेरिटरीज हैं थ्रू कंट्री प्रोग्राम्स एंड नेशनल कमेटीज। इसके अलावा जो यूनिसेफ है उसको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था 1965 में, और इंदिरा गांधी प्राइज़ भी मिला है 1989 में। तो आपको ही पता होना चाहिए इंदिरा गांधी प्राइज़ यूनिसेफ को मिला हुआ है। अब यूनिसेफ का फोकस एरिया कहाँ कहाँ पे होता है, सबसे पहले चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना, और वो ऐसी पॉलिसीज़ को प्रमोट करते हैं सो दैट हम अपने सभी बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकें और उनको सभी सर्विसेज का एक्सेस दे सकें। चाइल्ड सर्वाइवर, इसका एम ये है कि जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है उसको रिड्यूस करना ऑल ओवर द वर्ल्ड, और स्पेशली वहाँ पे काम करना जहाँ पे चिल्ड्रन ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हो गया या फिर सब सहारन अफ्रीका कंट्रीज़ हो गया या फिर एशियन के जो कंट्रीज़ हैं। लर्निंग फॉर ऑल, यूनिसेफ का एक प्रोग्राम है दैट इज़ अ री इमेजिन एजुकेशन इनिशिएटिव, जिसका एम ये कि हमें क्या करना है, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, डिजिटल मीडियम के थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है और डिवाइसेस के थ्रू। फाइन। पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है किस तरह से, वो डिफरेंट कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करता है सो दैट वो अपनी कंट्रीज़ में कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड को इम्प्लीमेंट करें। अब हम जरा इंडिया में यूनिसेफ का क्या स्टेटस है ये देख लेते हैं। 1945-49 में इंडिया ने क्या किया था, पहला पेंसिलिन प्लांट को सेटअप किया था। 1963 में हमने क्या किया था, नेशन वाइड विलेज बेस्ड अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया था। 1970 में यूनिसेफ की पार्टनर बन गया था गवर्नमेंट का, हमारी इंडिया के गवर्नमेंट के साथ, जिसमें वर्ल्ड का लार्जेस्ट रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम में, ठीक है। 1985 में हमने नेशनल मिशन ऑन इम्यूनाइजेशन को सपोर्ट किया। 2013 में हमने नेशनल हेल्थ मिशन, और हम क्या लेके आए, सेकेंड फेज लेके आए रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम का, सो दैट हम क्या कर सकें, जो मोर्टेलिटी होती है चाइल्ड मोर्टेलिटी या जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट उनको रिड्यूस कर सके, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशनल मतलब कि एसेस दिलवा सके लोगों को, जैसे महिलाओं को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज पे हमने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया एंड मैनी मोर थिंग्स। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, IIT गुवाहाटी टीम रिकमेंड्स वर्चुअल वाटर एनालिसिस फॉर बेटर वाटर मैनेजमेंट पॉलिसीज इन इंडिया। तो गाइज ये जो न्यूज़ है हमारी एनवायरनमेंट में कवर होगी। अब गाइज क्या है, IIT गुवाहाटी ने बोला है कि हम एक वर्चुअल वाटर एनालिसिस है उसको हम यूज़ कर सकते हैं सो दैट हम अपने इंडिया में अच्छे से वाटर को मैनेज कर सकें, ठीक है। वर्चुअल वाटर, इसमें क्या होगा, एक वाटर है विच इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ फूड एंड नॉन फूड कमोडिटीज एंड सर्विसेज। एक तरह का इनविजिबल वाटर होगा जिसको कंज्यूम किया जाता है थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब फॉर एग्जांपल ऑन एन एवरेज माना जाता है अगर आप 1 किलो राइस को प्रोड्यूस करते हो तो 3000 लीटर पानी लगता है, ठीक है। मतलब कि वो वाटर जो हमें दिखता नहीं है पर वो एक्चुअली में कंज्यूम हो रहा है। हमें ये दिखेगा कि वो 1 किलो राइस आ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसके पीछे 3000 लीटर पानी लगा है, ठीक है। तो वर्चुअल वाटर इज़ द वाटर विच इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, मतलब कि वो कोई भी गुड आपका प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी कंजप्शन में कितना वाटर लगा है। फाइन, ये है। तो ओइंग टू इट्स साइजेबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, तो इंडिया क्या कर रहा है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वाटर लूज़ कर चुका है और इसकी वजह से इंडिया की जो वाटर सस्टेनेबिलिटी है वो भी रिस्क पे है। वर्चुअल वाटर एनालिसिस से क्या होगा, इंडिया अपने
ट्रेड की करेक्टरिस्टिक को और अच्छे से डिफाइन कर सकता है। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 2006 से 2016 के बीच में इंडिया ने नियर अबाउट 26,000 मिलियन लीटर को भी एक्सपोर्ट किया। मतलब कि ऑफकोर्स जितने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया तो ऑफकोर्स उसमें वर्चुअल वाटर भी कहीं ना कहीं कंज्यूम हुआ है ना, तो नियर अबाउट 26,000 मिलियन लीटर ऑफ वाटर को हमने एक्सपोर्ट किया ऑन एन एवरेज हर साल। सिग्निफिकेंस क्या, मतलब कि अब हमें गहराई में चीज़ों को सोचना है। सिग्निफिकेंस के वर्चुअल वाटर एनालिसिस का सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना इस अब आप देखो हमें भी नहीं पता चलता कि हम अपने घर में कितना ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं, बर्तन मांजने में ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं, है ना, या फिर कपड़े धोने में हम मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। कभी कभी हमारी एक बर्तन धो रहे हैं या फिर आप खुद देखा होगा कभी आप हाथ धो रहे हो तो टूंटी चली के चली छोड़ देते हो, है ना, ये नहीं कि हम बीच में बंद कर दें, नहीं ना। तो इस तरह से हम कहीं ना कहीं वाटर को क्या करते हैं, बिना इंटेंशन के वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, लोगों को इनकरेज करेंगे कि आप ऑप्टिमाइज वे में डोमेस्टिकली वाटर को यूज़ कर सको थ्रू इम्पोर्ट्स ऑफ वाटर इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। इसके अलावा हमारे जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं उन पे जो प्रेशर इतना बढ़ रहा है वो भी कम होगा। हर एक स्पेशली वाटर जो एरिड स्टेट्स हैं जहाँ पे वाटर की कमी है, बाय डाइवर्सिफाइंग द प्रोडक्शन एरियाज। इसके अलावा हम अपनी फार्मिंग को हम इस तरह से बना सकते हैं वाटर बेस्ड पॉलिसीज़ पे, और हम एक लिंक एस्टेब्लिश करेंगे बिटवीन द हाइड्रोलॉजिकल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन एक्सपेक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी। मतलब कि जो भी आपकी वाटर क्रॉप आ रही है वो कितना ज़्यादा उसमें वाटर का कितना बड़ा रोल है। और इसके अलावा हम एक अल्टरनेटिव मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, सो दैट हम जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी है उन लोगों को वाटर प्रोवाइड कर सकें। फाइन, और काफ़ी बार हमने पढ़ा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। अब हम चलते अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे, दैट इज़ द अमेंडमेंट इन फूड सिक्योरिटी असिस्टेंस टू स्टेट गवर्नमेंट टू 2015। इन रूट्स को नोटिफाई किया गया सो दैट हम क्या कर सकें, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, फेयर प्राइस शॉप आपको पता है जो मतलब कि राशन बांटती हैं, फाइन, तो उनको हम एडिशनल मार्जिन दे सकें उन डीलर्स को, सो दैट वो क्या कर सकें, स्पेशली जो फेयर प्राइस शॉप जिन्होंने अपने शॉप में पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस को इंस्टॉल कर रखा है, तो हम उनको एडिशनल मार्जिन प्रोवाइड करेंगे एज एन इंसेंटिव, सो दैट हम हर एक फेयर प्राइस शॉप को एनकरेज की भी कर सकें कि जल्दी से जल्दी आप क्या करो, इंस्टॉल करो, और एक ट्रांसपेरेंट रिकॉर्डिंग कर सकें कि हर एक जो शॉप में से जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो मतलब कि सही हो रही है, मतलब कि कुछ उसमें ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो रही है। जो अमेंडमेंट्स है वो क्या करेंगी, उन स्टेट्स को इंसेंटिवाइज करेंगी जो अपनी स्टेट में इन डिवाइसेस को अच्छे से एफिशिएंटली यूज़ करें, और हम स्टेट्स को इंकरेज करेंगे कि अपने शॉप्स में या फिर उन स्टेट्स को इम्प्रूव करेंगे, बोलेंगे कि आप अपने स्टेट में क्या करो, इम्प्रूव करो एफिशिएंसी इन ई पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस इट्स ऑपरेशन, और सेविंग्स को जनरेट करो। इसका एम ये कि हम क्या करें, जो भी हम फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो सब्सिडाइज फूड हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हम राइट सब्सिडरीज को दें, राइट बेनिफिशियर्स को दें एज पर देयर एंटाइटलमेंट अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। अब आपको ये पता ही होगा कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसका एम ये है कि वो टारगेटेड पीडीएस सिस्टम में रिफॉर्म कर रहा है थ्रू आउट द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स। नेक्स्ट है इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेस। अभी के मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अनाउंस किया है कि वो 2 साल तक अपनी जो टाइमलाइन है उसको एक्सटेंड कर रहा है अप टू 2025, सो दैट जो इंटर स्टेट जो ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेस है उनमें छूट देगा फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम सोलर एंड विंड सोर्सेज। वेवर किन किन पे एप्लीकेबल होगा, जो क्या कर रहे हैं, फॉर हाइड्रो पम्प स्टोरेज प्लांट एंड द बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। इससे क्या होएगा, हम क्या करेंगे, सोलर विंड हाइड्रो, मतलब सिंपल बात की आपको पता है ना, जो लाइक डिस्ट्रीब्यूशन पावर कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, रिन्यूएबल एनर्जी भी उनको खरीदनी होती है, फाइन। तो अब क्या है, अगर सपोज करो हरियाणा में किसी ने जनरेट करी और पंजाब उसको ले रहा है, ठीक है, तो इंटर स्टेट हम क्या करें, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करें, ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर फिर हरियाणा क्या करेगा, ज़्यादा अपनी जनरेट करेगा एनर्जी, फाइन, तो उस पर क्या करेगा, अभी इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, उनको छूट दिया जा रहा है। इससे हम क्यों कर रहे हैं, सो दैट हम सोलर विंड या इस तरह की जो एनर्जी है रिन्यूएबल एनर्जी उनको प्रमोट करें। हम क्या करें, रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा ट्रेड करें इन द पावर एक्सचेंजेस प्लेटफॉर्म, और हम रिन्यूएबल एनर्जी पावर को सीमलेस ट्रांसमिट करें। इसका एम ये कि हमें क्या करना है, किसी भी सिस्टम के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को कन्वे करना है बाय मीन्स ऑफ मेन ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ वन स्टेट टू अनदर स्टेट। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री पैनल होल्ड्स मीटिंग ऑन द ग्लेशियर। रिसेंटली के जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है वाटर रिसोर्सेज पे, उन्होंने एक मीटिंग रखी है जिसमें वो रिसर्च करेंगे और अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है, कि किस तरह से जो ग्लेशियर्स हैं, जो मतलब कि एवलेंचेस हो जाते हैं, जो ग्लेशियर फट जाते हैं, उनको किस तरह से वो पहले ही मैनेज कर सकें। इस पैनल ने डिस्कस किया है कि हमें करना पड़ेगा, एक हमें सेपरेट सेंटर फॉर ग्लेशियोलॉजी को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। करंटली ये एक ही डिपार्टमेंट है वादिया इंस्टीट्यूट में, जिसमें एक ही डिपार्टमेंट है। इसके अलावा हमें क्या करना होगा, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन के नेटवर्क को इस्टेब्लिश करना होगा अक्रॉस द हिमालयस। इसके अलावा जो
एक लोकल डिस्ट्रिक्ट हैं उनके ऑफिशियल्स के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश करना होगा सो दैट वो अच्छे से इन सब चीज़ों को एडमिनिस्टर कर सके। इसके अलावा एक हाइड्रो पावर्ड प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स होने चाहिए जिसमें हम अपने अपने EWS को क्या करेंगे, दैट इज़ द अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को एस्टेब्लिश करेंगे सो दैट वहाँ पे जो रहने वाली लोकल पॉपुलेशन उनको वार्निंग्स हम पहले दे सकें। नेक्स्ट है कसावा टैपियोका। अभी क्या जो ICAR दैट इज़ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, उसका जो सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्होंने क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है कसावा एक जो ट्रैपिको एक अच्छा रॉ मटेरियल है अगर आपको बायोथेनॉल को प्रोड्यूस करना है। मतलब आपको पता है बायोथेनॉल हम क्यों प्रोड्यूस करते हैं, काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, हर दूसरे दिन करते हैं सो दैट हमारा जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है कि हम पेट्रोल में 20% बायोथेनॉल को ब्लेंड कर सके, उस प्रोग्राम के टारगेट को अचीव कर सके 2025 तक। कसावा की जो इसका स्टार्च है वो काफ़ी यूनिक होता है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं फिजिकल, केमिकल या फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अच्छी हैं और इसका काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है फूड और इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इसके अलावा जो कसावा के एग्रीकल्चर रेजिड्यूज हैं जैसे पील, स्टेम या लीव्स हैं उनका काफ़ी अच्छा फीड स्टॉक है फॉर सेकेंड जनरेशन बायोथेनॉल प्रोडक्शन। मैंने आपको काफ़ी बार डिस्कस किया नहीं डिस्कस किया फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इस तरह से बायो क्लासिफिकेशन होती है बायोफ्यूल्स की, ठीक है। मेजर प्रोडक्शन ही कहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तमिलनाडु से और उसके बाद केरला से। नेक्स्ट है IARI's न्यू राइस वेराइटी टू लिफ्ट नॉन बासमती एक्सपोर्ट। अभी क्या है, एक नया राइस है जिसकी वैरायटी का नाम है पूसा सांबा 18050 जिसको डेवलप किया बाय इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने क्या किया, जो सांबा मसूरी जिसका पहली राइस की वैरायटी उसके वजन को इम्प्रूव किया है। करंटली क्या है, इसको कहाँ ग्रो किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ओडिशा एंड बिहार। बेनिफिट्स क्या है, ये जो राइस है इसकी यील्ड अच्छी है और इसमें पेस्टिसाइड कम यूज़ होता है। पूसा सांबा जो मैसूरी है ये मोस्टली सांबा सीजन में ग्रोन होता है, दैट इज़ नवंबर टू मार्च इन द साउथ, और काफ़ी ज़्यादा एक कंट्री के नॉन बासमती राइस में कॉन्ट्रीब्यूट। आपको पता है ना, दो तरह के राइस होते हैं, बासमती, नॉन बासमती। तो नॉन बासमती राइस जो हमारा एक्सपोर्ट होता है उसमें काफ़ी अच्छे अमाउंट में ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ये जो वैरायटी है इसमें मीडियम स्लेंडर ग्रेन होता है, तो इसका ग्रेन साइज होता है थोड़ा मीडियम साइज का होता है और इसकी कुकिंग क्वालिटी भी अच्छी है। लास्ट न्यूज़ है, कुछ प्लेसेस है, बेलारस, यूके ने अभी क्या किया, USA के साथ हाथ मिलाया और अदर कंट्री के साथ सो दैट जो बेलारस पे भी फ्रेश सैंक्शन लगे उसको इम्पोज करा जाए आफ्टर द डिटेंशन ऑफ एन अपोजिशन जनरल। बेलारस आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट लैंडलॉक्ड कंट्री है ईस्टर्न यूरोप में। कुंदुज, अभी क्या तालिबान ने क्या किया, कुंदू सिटी की एंट्रेंस को सीज कर लिया। फाइन, तो गाइस यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा। बाकी गाइस ये पढ़ लेना, बेलारस कौन कौन सी कंट्री को सराउंड करता है, इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। बाकी चलो बाय बाय, टाटा।